मुंबई का माहिम बीच लोगों के घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह मानी जाती है और लोग सुबह शाम समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकलते हैं। ऐसा ही होता है 2 दिसंबर 2019 को। रोजाना की तरह उस दिन भी माहिम बीच पर लोगों का जमावड़ा लग जाता है और टहलने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। तभी कुछ लोगों की नज़र समुद्र के किनारे पड़े एक बड़े से सूटकेस पर जाती है। कुछ लोग उस सूटकेस के पास जाते हैं तो उन्हें उसमें से कुछ अजीब सी बदबू आती है। कुछ अनहोनी होने की आशंका से वहां उपस्थित लोग सूटकेस को हाथ नहीं लगाते हैं और मुंबई पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस सूचना पाकर वहां पहुंचती है और उस सूटकेस को खोलती है। जैसे ही सूटकेस को खोला जाता है तो वहां उपस्थित सभी लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि उसमें एक कटा हुआ हाथ, एक पैर और शरीर का प्राइवेट पार्ट होता है। इन सब को देखकर एक बात तो साफ हो गई थी कि ये टुकड़े किसी मर्द यानी किसी पुरुष के थे। अब सवाल ये था कि आखिर किसके। पुलिस को उस बैग में कुछ कपड़े भी मिलते हैं जो इस तरह से रखे गए थे मानो खून सोखने के लिए रखे गए हो। उस सूटकेस में कपड़ों के नाम पर एक पैंट और एक लाल रंग का स्वेटर और एक शर्ट मिलती है, लेकिन पुलिस को ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती जिससे मरने वाले का कोई सुराग मिल पाता। इसके बाद मुंबई पुलिस कुछ मछुआरों को बुलाकर वहां की तलाशी करवाती है, लेकिन उन्हें भी वहां से ऐसा कुछ नहीं मिलता है। पुलिस के पास सूटकेस में मिले कपड़ों के अलावा कुछ नहीं होता है जिससे मरने वाले की पहचान हो सकती थी। फिर इसी जांच पड़ताल के बीच एक पुलिस वाले की नज़र उस सूटकेस में रखी एक शर्ट पर पड़ती है जिस पर एक टैग लगा हुआ होता है। क्योंकि वो शर्ट टेलर द्वारा सिलवाई गई थी, इसलिए किसी टेलर का उस पर एक टैग होता है जो एल्मो मेंस वियर नाम का होता है। अब पुलिस एल्मो मेंस वियर नाम की खोज करने लगती है और जल्दी ही उन्हें इसका पता भी मिल जाता है। ये दुकान मुंबई के कुर्ला पश्चिम में बेलगामी रोड पर थी। अब पुलिस उस दुकान पर पहुंचती है और वहां उपस्थित टेलर को ये शर्ट दिखाती है। बड़ी मेहनत करने के बाद टेलर अपनी दुकान की बिल बुक चेक करता है और उस बिल बुक के एक पन्ने पर शर्ट का एक छोटा सा कपड़ा मिल जाता है, जिससे पता चल जाता है कि ये शर्ट किसी बेनेट रेबेलो नाम की है। उसी ने ये शर्ट सिलवाई थी। अब पुलिस बेनेट रेबेलो नाम के उस आदमी को ढूंढना शुरू करती है, लेकिन उसके सामने बड़ी चुनौती होती है कि मात्र नाम पता होने से किसी व्यक्ति को कैसे ढूंढा जा सकता है। अब पुलिस हर तरह से तलाश करने के बाद आखिर में सोशल मीडिया का सहारा लेती है और फेसबुक पर इस नाम को सर्च करती है। फेसबुक पर इस नाम की कई आईडी मिलती है। सभी आईडी ध्यान से देखी जाती है और सभी की पोस्ट को खंगाला जाता है। तभी उनमें से एक आदमी की फ़ोटो उस लाल रंग के स्वेटर में मिलती है और पुलिस वाले उस आईडी को खंगालना शुरू करते हैं। अब पुलिस को यकीन हो जाता है कि हो ना हो शायद ये वही शख्स है जिसका कत्ल हुआ है। इसके बाद फेसबुक आईडी से ही पता चलता है कि बेनेट रेबेलो एक म्यूजिशियन था और उसकी उम्र लगभग 58 साल थी और उसने अपनी फेसबुक अकाउंट पर विजिटिंग कार्ड भी अपलोड किया हुआ था, जिससे पुलिस को उसका पता मिल जाता है और पुलिस उस पते पर पहुंच जाती है। पुलिस जब वहां पहुंचती है तो देखती है कि रेबेलो के घर पर ताला लगा हुआ है। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि किसी ने भी बेनेट रेबेलो और उसकी बेटी को पिछले 10 दिनों से नहीं देखा है। दरअसल बेनेट रेबेलो की एक गोद ली हुई बेटी होती है जिसका नाम आराध्या पाटिल उर्फ रिया बेनेट रेबेलो है और उसकी उम्र 18 से 19 साल बताई जाती है। कहा जाता है कि रेबेलो ने इस लड़की को काफ़ी समय पहले सड़क के किनारे मजबूर रहते हुए देखकर एक महिला के जरिए गोद लिया था, जिसके लिए उन्होंने कानूनी तौर पर कागजात भी बनवाए थे। अब पुलिस उस लड़की की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चलता है। अंत में पुलिस बेनेट रेबेलो के घर का ताला तोड़कर वहां की तलाशी लेने पहुंच जाती है। तलाशी के दौरान वहां से उन्हें रिया का एक फ़ोन नंबर और एक डायरी मिलती है। उस डायरी में एक नोट लिखा होता है जिसे पढ़कर पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है।
उस नोट में लिखा होता है, सॉरी डैड, सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी, मैं बहुत बुरी बेटी हूँ। ये सब पढ़कर पुलिस समझ जाती है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि रिबेनो की गोद ली हुई बेटी ही है। शक होने के बावजूद पुलिस के मन में बहुत से सवाल भी उठते हैं, जैसे कि जो बेटी खुद लिख रही है कि पापा आपने मुझे सहारा दिया, मेरी परवरिश की, वही अपने पिता को कैसे मार सकती है। इस बीच पुलिस को रिया के फ़ोन की लोकेशन मिल जाती है जो मुंबई के घाटकोपर इलाके की होती है। पुलिस तुरंत उस जगह पर पहुंच जाती है और रिया को अपने कब्जे में लेकर उसके पिता के बारे में पूछती है। रिया जवाब देती है कि कुछ दिनों के लिए वे विदेश गए हैं, इसलिए मैं यहाँ अपने दोस्त के पास रहने आ गई हूँ। अब पुलिस रिया को समझाते हुए डायरी में लिखा नोट रिया के सामने करती है, जिसमें उसने अपने पिता के लिए वो इमोशनल लाइन लिखी होती है। इसे देखते ही रिया टूट जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और रोते रोते एक कहानी बताती है। रिया बताती है कि उसका एक दोस्त है जो उम्र में उससे छोटा है। उस लड़के की उम्र लगभग 16 साल है। रिया उससे 4 महीने पहले सिद्धि विनायक मंदिर घूमने जाते समय मिली थी। फिर दोनों ने एक दूसरे का फ़ोन नंबर ले लिया था। इसके बाद दोनों लगातार बातें करने लगते हैं। बातें करते हुए पहले उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है और इसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इसी बीच रिया अपने दोस्त को एक ऐसी बात बताती है जिसे वो काफ़ी दिनों से उससे छिपा रही थी। वो बताती है कि जिस रिबेलो नाम के शख्स के साथ वो रहती है वो उसके सगे पिता नहीं है, उन्होंने उसे गोद लिया है। रिबेलो बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे और म्यूजिक टीचर भी थे, जिसके चलते वे ट्रेनिंग भी देते थे। उन्होंने 2 शादियाँ की थी, लेकिन दोनों से ही वे अलग होकर रह रहे थे। फिर उन्होंने रिया को गोद लिया और एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया, जिसमें उन्होंने रिया की पढ़ाई से लेकर खाने पीने बाकी सभी चीज़ों की जिम्मेदारी भी ली थी। कुछ समय सही गुजरने के बाद धीरे धीरे उनका बिहेवियर रिया के प्रति चेंज होने लगा और वो रिया का शारीरिक शोषण करने लगे और वो उसे सेक्सुअली असोल्ट भी करते थे। ये सब बातें जैसे ही रिया उस दोस्त को बताती है तो वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और फिर गुस्से में रिबेलो को रास्ते से हटाने की साजिश रच देता है। रिया पुलिस को बताती है कि हम दोनों मिलकर 23 नवंबर 2019 को ही बेनेट रिबेलो को मारने वाले थे, लेकिन किसी वजह से नहीं मार पाए। इसके बाद 26 नवंबर 2019 की शाम रिया का दोस्त बेनेट के आने से पहले ही घर पर आ गया और रिया के दिमाग में उसकी हरकतों को लेकर गुस्सा भर दिया। जैसे ही रिबेलो घर आए तो रिया उन पर चिल्लाने लगी और पूछने लगी कि वो एक पिता की तरह उसके साथ क्यों नहीं रहे। ये देखकर बेनेट रिबेलो समझ गए कि ये सब उस लड़के का ही किया धरा है, उसी ने रिया को चढ़ाया है। इसलिए बेनेट रिबेलो ने घर में रखे गिटार को उठाया और लड़के को मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी रिया ने पीछे से एक डंडा बेनेट के सर पर मार दिया और लगातार कई वार किए, जिससे बेनेट रिबेलो बेहोश होकर नीचे गिर गए। इसके बाद दोनों उसे किचन में ले जाकर देखने लगते हैं तो पता चलता है कि उसमें अभी भी सांसें चल रही है। तभी वे वहां रखे मच्छर वाले स्प्रे को बेनेट के मुंह पर डाल देते हैं और किचन में रखे चाकू से उसका गला रेत देते हैं। जब उन दोनों को विश्वास हो जाता है कि बेनेट अब मर चुका है तो वे उसकी लाश को बाथरूम में रख देते हैं, जिससे शरीर का पूरा खून निकल जाए। इसके बाद अगले दिन यानी 27 नवंबर 2019 को वे मार्केट जाते हैं और तेज़ धार वाले 4 चाकू खरीद कर लाते हैं और बेनेट की लाश के टुकड़े काटना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन चाकुओं से भी शरीर कट नहीं रहा था, तो वे गैस पर चाकुओं को गर्म करते हैं और शरीर के टुकड़े कर देते हैं। शरीर में जितनी भी हड्डियां निकलती है वे उन्हें हथौड़े से तोड़ देते हैं। शरीर के टुकड़े करने के बाद वे बाजार से एक सूटकेस लाते हैं और बड़े बड़े पॉली बैग भी लेकर आते हैं। सबसे पहले बेनेट के एक हाथ एक पैर के साथ उसके प्राइवेट पार्ट को सूटकेस में रखा जाता है, लेकिन उससे अभी भी थोड़ा खून निकल रहा था, तो वे खून को सोखने के लिए बेनेट के कुछ कपड़े उसमें रख देते हैं,
जिनमें एक पैंट, एक शर्ट और लाल रंग का स्वेटर होता है। बाकी शरीर के कटे हुए हिस्सों को अलग अलग पॉलीथीन में डालकर पास में बहने वाली मीठी नदी में जाकर अलग अलग जगहों पर फेंक देते हैं। इस नदी से ही ये सूटकेस बहते हुए माहिम बीच के किनारे आ गया था। 2 दिसंबर को ये सूटकेस लोगों की नज़रों में आ गया था। अब पूरी कहानी सुनकर पुलिस भी हैरान हो गई थी, क्योंकि इतनी खौफनाक हरकत करने वालों की उम्र मात्र 16 व 19 साल थी। पुलिस ने उस लड़के को बाल सुधार गृह में भेज दिया, क्योंकि उसकी उम्र अभी 16 साल ही थी। वही लड़की रिया को जेल भेज दिया गया। इस केस के बारे में यही कहा गया कि अगर ये दोनों हत्या के बाद बैनर रिबेलो की शर्ट और लाल स्वेटर को सूटकेस में न डालते तो शायद कत्ल का राज हमेशा के लिए यही दफन हो जाता। तो दोस्तों, अगर कहानी से थोड़ी भी आपको सीख मिली हो या मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करिए।